नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आ, बहुजन संवाद में हम लोग इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। चुनाव के दौर में निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग केचुआ बना हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है सत्तारूढ़ दल पर। आचार संहिता का इतना उल्लंघन हो रहा है, हम लोगों ने उस पर चर्चा किया। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी हालत में न्यायपालिका उसको संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, कैसे ले रही है, संज्ञान ले रही है, इस पर चर्चा हो रहा है। लेकिन कल एक घटना हुई महाराष्ट्र के पुणे में। पुणे में एक रईसजादे ने कार से टक्कर मारी बाइक सवारों को। दो इंजीनियर उस पर बैठे थे और उनको कुचल दिया, गिरफ्तार हो गए, जेल में गए। तो वहां एक टेक्निकल मामला आया कि 18 साल के थे और नाबालिग थे। और फिर कोर्ट ने उनको सजा दिया। सजा क्या दिया कि साहब आप 300 शब्दों का निबंध लिखिए और उसके बाद उनको तत्काल जमानत मिली। एक जगह मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो रहा है, मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार हो रहे हैं, पत्रकार गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। 1 महीने, 6 महीने, साल भर, सालों से लोग जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनको कोई जमानत नहीं मिल रही है। और एक जगह एक रईसजादे को 24 घंटे के अंदर उसको जमानत मिल जाती है, छूट जाता है। क्या यह स्थिति अगर और भी कोई आदमी, अगर कोई और भी बच्चा अगर इस तरीके से किया होता तो क्या उसको होता? और उसकी उम्र, जबकि हमने देखा था निर्भया कांड में सबसे ज्यादा दरिंदगी का काम तो नाबालिग बच्चा किया था जिसने, और उस पर उसको सजा भी हुई। तो क्या अब ये सारे लोग, ये जो रईसजादी, ये धनपति होना, तो सारे कानून से ऊपर हो जाना है? हमारे अ, अ, हमारे जो सो हमारे प्रतिनिधि विशेष को विशेष दर्जा हासिल हो जाएगा कि वो चाहे नामांकन पत्र में कुछ भरें न भरें, कुछ करें न करें, तमाम इलेक्ट्रिक पोलों पर, तमाम ये सरकारी संस्थाओं में उनकी फोटो अपना टंगती रहे, उनका झंडा टंगता रहे, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। तमाम गाड़ियां उनका झंडा लगा कर चले, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। और आनंद तिवारी की गाड़ी पर अगर झंडा लग जाता है तो पुलिस वाला डंडा पटक के चालान काटेगा कि आपने परमिशन ले रखा है अपना। आज इसी बात पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। खास करके मामला ये जुबलाइन कोर्ट का है। और जुबलाइन कोर्ट की एक विशेषज्ञ हमारे साथ आज है, जागृति राही जी। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ हैं अमिताभ दत्ता जी। आप आते हैं बंगाल से, और बंगाल में भी इस बीच हम देख रहे हैं कि एक जज महोदय जिस तरीके से इस्तीफा दिए, कैसे कैसे फैसले दिए, फैसले दे के इस्तीफे दिए, और अब कह रहे हैं कि हम तो आरएसएस के रहे हैं, हम तो आरएसएस का ही काम करेंगे, हमको हमको चाहे जो जैसे हो। खुलेआम इस तरीके से, जबकि वो खुद न्यायपालिका ही बार बार एक्शन लेती है, सब करती है। उस पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित है। तो हम ऐसी हालत में हम सबसे पहले हम चलना चाहेंगे जागृति राही के ही पास कि यह पूरा जो केस है, क्या और भी लोग अगर इस तरीके से कुचल दिए जाते, हालांकि हमने देखा है अपना खीरी लखीमपुर में अपना गृह राज्य मंत्री टेनी जी का बच्चा हार जीत से किसानों को रौंद देता है, और उसके ऊपर क्या कैसे एक्शन होता है, और हमारी सरकार के वो बगलगीर बने रहते हैं हमारे गृह राज्य मंत्री जी। जबकि मोदी जी ने किसानों के साथ जो समझौता हुआ था 13 महीने के आंदोलन में, जिसमें 750 किसानों ने अपनी शहादत दी थी, उसमें समझौते में हमें ये किया भी था कि आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे, उनको आप दंडित करेंगे। लेकिन साहब कहीं कुछ नहीं हुआ। तो यह जो ताजा घटना आई है, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगी जागृति राही जी? नमस्कार सभी बहुजन संवाद के दर्शकों को और पैनलिस्ट लोगों को। आज जो ये विषय है, हिट एंड मतलब रन का जो मामला है, जिसमें एक जुवेनाइल ने जो घटना का अंजाम दिया है, पोर्श गाड़ी लेकर, जो बिल्डर के बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनका बेटा जो है महाराष्ट्र में पुणे में, उसने 2 इंजीनियर्स को कुचल दिया और फिर उसको जमानत मिल गई। सिर्फ एक निबंध लिखने की सजा देते हुए जुवेनाइल को सजा नहीं दी गई और जमानत मिल गई। तो मैं चूंकि बनारस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की 5 साल तक सदस्य रही हूँ बनारस में, और मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं और डील किया है उनके साथ। तो और जुवेनाइल जस्टिस
एक्ट जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखती हूँ प्रैक्टिकल, तो उस बारे में बात उसी नजरिए से करूंगी एज ए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा और चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट होने के नाते। तो इतिहास ये है कि पहले बैकग्राउंड अगर देख लें तो जो हमारे देश के एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि चिंता का हमारे लिए विषय होना चाहिए। कई बार इस पे बहुजन समाज में भी चर्चा हो चुकी है कि जुवेनाइल यानी तो जो 12-13 साल के ऊपर से लेके 18 साल तक का जो युवा किशोर बच्चा है, जुवेनाइल मतलब किशोर ही होता है, और किशोर न्याय बोर्ड उसको कहा जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को। तो किशोर जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में है, यानी जिसने कोई क्राइम किया है, उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में देखा जाता है। और चूंकि वो बड़ा होता हुआ बच्चा ही है, और चाइल्ड राइट की परिभाषा अगर इंटरनेशनली कहें तो 18 साल तक की उम्र में बच्चा ही माना जाता है। तो 12-13 साल से लेकर के और 18 साल तक के बच्चों के द्वारा जब क्राइम होता है तो उसको कैसे डील किया जाए, उसको बड़ों की तरह से तो नहीं सजा दी जा सकती, ये मानते हुए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये इस तरह से कानून बना। लेकिन जो हमारे मैं चर्चा कर रही थी कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि क्राइम का रेट सबसे तेजी से अगर कहीं बढ़ा है तो इस देश में, तो वो जुवेनाइल के अंदर, मतलब बच्चों के, किशोरों के अंदर और युवाओं के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और क्रिमिनल उसमें जो है मेंटालिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है बच्चों की, और गुस्से में आकर या इसी तरह से वो इस्तेमाल भी हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, और तरह तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसमें भी सबसे खतरनाक ट्रेंड ये है कि जो क्राइम को हम 3 तरीके से बांटते हैं सीआरपीसी की धाराओं के हिसाब से, तो उसमें एक वो होते हैं जो मामूली अपराध माने जाते हैं, जो जिसमें 1 साल या 3 साल तक की सजा होती है, तो उसमें जमानत जो है बहुत आसानी से हो जाती है आमतौर पर। और दूसरी कैटेगरी होती है जो सीरियस क्राइम की मानी जाती है, जिसमें 7 साल तक की सजा होती है। और उसके बाद सबसे जो खतरनाक कैटेगरी हीनियस क्राइम की आती है, जघन्य अपराध जिसको कहा जाता है, उस मामले में जैसे बलात्कार है, हत्या की कोशिश है, इस तरह के मामलों में या पॉक्सो के मामले हैं, तो उसमें 10 साल से ऊपर की सजा है। और जघन्य अपराध में के मामलों में या सीरियस क्राइम के भी मामलों में बिना प्रॉपर जांच के और बिना जज के द्वारा सही समझे हुए जमानत भी नहीं मिलती है। तो जुवेनाइल जस्टिस का जब मामला आता है, एक्ट का मामला आता है, तो वहां पे पहले ये सिस्टम था निर्भया कांड के पहले कि आपको बच्चे को 10 साल तक की सजा नहीं मिलती है, और उसको आजीवन कैद या फांसी बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। और इसलिए बहुत सारे मामलों में और माना जाता है, उसके पीछे बेस है कि बालक या किशोर जो है उसके अंदर सुधार की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, वो सुधरने का चांस दिया जाना चाहिए, और इसलिए उसको जेल भी नहीं भेजा जाता, उसे सुधार गृह भेजा जाता है। जो होम्स बने होते हैं जिले स्तर पर, वहाँ होम्स में उन बच्चों को रखा जाता है और उनको सुधरने का मौका दिया जाता है। वहाँ उनको उनको जितना अच्छे से केयर किया जाता है, उनको स्पेशल केयर दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, और उनको स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन सबका चांस दिया जाता है ताकि वो बच्चा सुधर सके। तो ये जुवेनाइल जस्टिस के पीछे का पूरा सिद्धांत रहा है। और उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो बहुत बड़ा चौंक रहे हैं लोग कि ऐसे जमानत मिल गई, तो उसके पीछे यही बैकग्राउंड है कि जो बोर्ड के सदस्य होते हैं उनको ये पावर होती है कि वो उस बच्चे की जांच करें। अभी ये 16 साल का जो मामला इस तरह से ये हिट हुआ, मतलब इसमें मामला जो बहुत ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, उसके पहले निर्भया कांड हुआ जिसमें 17 साल का एक बच्चा इन्वॉल्व था, और उसको भी छोड़ना पड़ा। बाकी सबको फांसी हुई, लेकिन वो लड़का छूट गया अपनी सजा काटने के बाद। उसको रिहेबिलिटेशन के लिए, बाकायदे उसको पुनर्स्थापन के लिए उसको मदद करना भी एक्ट के तहत है, उसको मदद मिली और उसको दूसरी जगह पे, मतलब वो अपनी लाइफ में सेटल हो सके, ये मदद मिली। जबकि कितना भयानक कांड था निर्भया कांड, और उसके बाद वो पूरा कानून रिव्यू किया गया क्योंकि उस बच्चे का रोल उसमें बहुत ही गंदा और बहुत ही खतरनाक था। वो हत्या का मामला, बलात्कार का मामला, इस तरह का मामला था। तो मैं जो कह रही थी कि ये मामला भी उसी तरह का मामला है। उस तरह से
इसमें नियत देखने की जरूरत होती है। और निर्भया कांड के बाद जब दोबारा से जे एक्ट को रिव्यू किया गया तो उसमें ये सुधार हुआ कि 16 साल से ऊपर का जो बच्चा होगा, 16 से 18 में ही हीनियस क्राइम ज्यादातर देखने को आते हैं। तो जो बच्चा 15 साल से ऊपर 16 से 18 के बीच में आएगा या उससे ऊपर होगा, उसके ऊपर फिर 10 साल तक की सजा उसको दी जा सकती है। और उसकी एक मेंटल जो स्टेटस है उसकी जांच की जाएगी, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा उसकी जांच होगी और उसकी प्रवृत्ति कितनी है क्राइम की और नियत कितनी है क्राइम की, ये जांचने के बाद, उसका रिकॉर्ड देखने के बाद जाकर के उसको सजा दी जा सकती है। और उसको उसके केस को रिफर कर दिया जाता है फिर बाल न्यायालय में, जिसमें पॉक्सो वगैरह देखे जाते हैं, तो वहां उसको 10 साल तक की सजा, आजीवन कैद की सजा भी दी जा सकती है, फांसी तो फिर भी नहीं है। तो ये जो जस्टिस एक्ट है उसके हिसाब से हम लोगों को ये देखने की जरूरत है कि जब ये निर्भया कांड में तय हो चुका है कि 16 साल के ऊपर के बच्चे का अगर इस तरह से क्राइम करते हैं तो उनका पहले साइकोलॉजिस्ट के द्वारा टेस्ट होना है, धारा 15 की जांच बोलते हैं, और 15 की जांच के बाद फिर डिसाइड होना है कि वो केस को कहाँ भेजा जाना है। उसके पहले इस तरह से तत्काल जमानत देना मेरी दृष्टि में तो इतना सही नहीं है, खासकर तब जबकि वो जानते मतलब। और दूसरी चीज एक और ध्यान दिला दूं कि जो हम लोगों के यहाँ जो ड्राइविंग का भी मामला है, हिट करने का मामला है, तो 10,000 तक का जुर्माना माँ बाप के ऊपर लगता है अगर वो अपने 18 साल तक से पहले के बच्चे को ड्राइविंग पकड़ा देते हैं, गाड़ी की ड्राइविंग करने के लिए दे देते हैं बिना 18 साल के हुए, तो वो सजा जो है और जुर्माना जो है माँ बाप के ऊपर होता है, उसमें कैद भी है और सजा भी है और जुर्माना भी है। तो क्या उन जज महोदय ने, ये बोर्ड के सदस्यों ने या जज ने ये देखा, क्या उन्होंने उसके उम्र की जांच की? क्योंकि इसका लोग लाभ भी उठाते हैं, बहुत सारे जुवेनाइल नहीं होते हुए भी वो कोशिश करते हैं। बहुत लंबा केस चल रहा है, मैं बनारस के तमाम बड़े बड़े जो माफिया टाइप लोग थे जिनके ऊपर 10-10 मर्डर के केस थे, ऐसे तमाम लोग अपने आप को जुवेनाइल साबित करने में लगे रहते हैं, अपनी उम्र की जांच एविडेंसेस दे करके कि देखो हम तो पढ़ते नहीं थे और हम तो इतने कम उम्र के थे और हमें तो पता नहीं था जब हमने क्राइम किया तब हम बच्चे थे। तो इस तरह का यूज भी होता है। तो इसलिए क्या उस बच्चे ने जिसने ये केस किया, क्या उसकी उम्र की जांच हुई? क्या उसको एस्टैब्लिश कर इन लोगों ने मान लिया कि हाँ वो 17 ही साल का था? कैसे पता चला? उसके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास 5वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी 2-3 कम से कम एविडेंस होने चाहिए जिससे उसकी उम्र सर्टिफाई की जा सके। उस सर्टिफिकेशन के बाद ही इस तरह से मामला होना चाहिए। तो ये सारा सिस्टम है जिसके बारे में मुझे बताना था, ताकि इस बहाने लोगों को जानकारी हो सके। और दूसरा कि इसमें ज्यादा जो अपराध है वो माता पिता के द्वारा है कि वो अपने इमेच्योर बच्चे को, जिसको ठीक से ड्राइविंग नहीं आती है, उसके हाथ में गाड़ी पकड़ा रहे हैं, तो दोषी वो भी माने जाएंगे, उनके ऊपर भी जुर्माना और सजा है। तो इस मामले में भी इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि बच्चों के द्वारा जब इस तरह की घटनाएं की जाती हैं तो उनको अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, उनके अंदर सुधार लाने के लिए उनको सुधार गृह भेजा जाता है, ना कि उनको वापस घर की। हाँ, ये जरूर है जुवेनाइल एक्ट में कि पहला राइट उसका बच्चे का, क्योंकि वो अपने घर की सिचुएशन में ज्यादा कंफर्टेबल होगा और ज्यादा, अगर उसके घर वाले उसका केयर और प्रोटेक्शन देने में ज्यादा कंफर्टेबल है तो वो उसको जमानत दी जा सकती है, किसी कैसे भी केस में जमानत दी जा सकती है। लेकिन तमाम प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। और पहली तो उसकी उम्र की जांच होनी चाहिए, उसके मेंटल स्टेटस की, धारा 15 की जांच होनी चाहिए। सारी जांचों के बाद, और इस तरह के मामलों में सुधार भी किसी निबंध को लिख देने से तो नहीं होता है, सुधार में उसको अपराध अपना है कि नहीं ये एक्नॉलेज करने की का मौका और उसको व्यवस्था दी जानी चाहिए, सोचने का समय दिया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर मेरे जैसा व्यक्ति अगर उनकी जगह पे होता तो मैं उसे कम से कम कुछ दिनों के लिए तो उसे सुधार गृह में रहने के लिए मजबूर करती ही, ताकि उसे रियलाइजेशन हो सकता कि ये जो उसने किया है वो गलत है और इसकी वजह से 2 लोगों की जान गई है, तो इस बात के लिए उसे प्रायश्चित करना चाहिए, सोचना चाहिए। और ऐसे तमाम बच्चे हर शहर में का जो जेल होता है या सुधार गृह होता है उसमें रखे जाते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में
कहीं पे भी उस बच्चे के आगे की लाइफ में इस बात का असर नहीं होता है। उसके केस डायरी कहीं भी टैग नहीं की जा सकती, उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता कि इसका ऐसा बैकग्राउंड है या ये केस चला, उसकी नौकरी में, उसकी पढ़ाई में किसी तरह से, ताकि रुकावट न बने। तो ये जो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बना, उस हिसाब से उनको न्याय देने की बात है। लेकिन जब ये स्थितियां हैं कि हमारे यहाँ पैसे वालों के लिए न्याय खरीदना बहुत आसान है, तब इन सारे कानूनों का दुरुपयोग, मैंने पहले भी बताया कि दुरुपयोग बहुत आसान हो जाता है। और वही आप देख लीजिएगा सुधार गृह में जाकर कि एक सामान्य सी चोरी की घटना में इन्वॉल्व किया हुआ सड़क पे रहने वाला गरीब का बच्चा सालों दर साल सुधार गृह में जेल में रखा जाता है, या जेल 18 के होने के बाद तो उसको जेल भेज दिया जाता है। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। और वहीं ये रईस घरों के बच्चे, बिगड़ाए बच्चे जो होते हैं, उनके द्वारा कोई भी क्राइम करने के बाद इन सारे कानूनों का लाभ उठा के उनको पूरा सुविधा और सहूलियत मुहैया कराई जाती है। उसके लिए बोर्ड के सदस्यों पे दबाव बनाना, जजेस पे दबाव बनाना, ये सारी प्रक्रिया होती है। ये प्रैक्टिकली सच में इस तरह की चीजें हैं। और ये जो एक्ट को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल एक्ट का नहीं है, सवाल किसी भी कानून को लागू करने वाले सिस्टम का है, पुलिस का है कि पुलिस ने किस तरह की जांच प्रक्रिया अपनाई। हर थाने में एक बाल मित्र पुलिस होती है, हर थाना, और कोई ना कोई एक थाना जो है बाल थाने के रूप में चिन्हित भी किया गया होता है। और इन सब चीजों की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। जानकारी के तहत किस तरह से उसका प्रचार होना चाहिए, क्या ये सब चीजें होती हैं। लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कहाँ शिकायत करनी है और कहाँ से लाभ मिलेगा, उनको कहाँ से मदद मिलेगी। और पुलिस भी कैसे काम करती है, पटरी पे बैठ करके काम करने वाला या भीख मांगने वाला बच्चा तो तुरंत सजा का पात्र हो जाता है, गरीब का बच्चा उठाकर लाया जाता है, एक ही बच्चे पे 10 केस लाद दिए जाते हैं। जितनी चोरी की घटनाएं मिलेंगी आपको, गाड़ी या और ड्रग की, सब का सब मामला बच्चों पे लाद दिया जाता है। ये सारी चीजें की जाती हैं। और वहीं जो ये प्रिविलेज क्लास है, उसके लिए फिर इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लाभ मिलता है। तो मैं पहली चीज तो ये कि मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। जहाँ 2 लोगों की जान गई है, वहाँ पे सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए। और न्याय का एक सिद्धांत है कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो यहाँ न्याय होते हुए नहीं दिख रहा है, इसलिए लोगों के सवाल उठ रहे हैं। और इस बात को मुझे लगता है फिर से चैलेंज किया ही जाएगा और उनको केस का सामना तो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जी जागृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी विस्तार से चीजों को रखा। अभी आप हमारे साथ आप बनी रहिए, हम आप पर फिर हम एक बार आते हैं। इस बीच हमारे साथ जो जौनपुर बार से जुड़ चुकी मंजू शास्त्री जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ अपना जुड़े हैं बम्बई से जनता के आईना के संपादक मेजर शकील अहमद जी। तो अब हम और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर फॉर डेमोक्रेसी के ये अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। तो हम चलते हैं बम्बई शकील अहमद साहब के पास। शकील अहमद साहब, बम्बई में यह जो प्रिविलेज का मामला आया है, खासकर प्रिविलेज का मामला आया है, और जुबलाइन कोर्ट के तमाम प्रावधानों का लोग लाभ उठाने का, उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, तो आप किस पर टिप्पणी? धन्यवाद पहले तो बहुजन संवाद को कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। मैं थोड़ा सा इस मामले को अलग तरीके से देखता हूँ कि हम तो यही मानते हैं कि अगर जुवेनाइल है और बच्चा है तो उसको उन प्रावधानों का लाभ मिलना ही चाहिए, चाहे वो अमीर घर का बच्चा हो या फिर वो गरीब घर का बच्चा हो, बच्चा बच्चा ही होगा। और उसके लिए जो कानून बनाए गए हैं उसका लाभ उसको मिलना ही चाहिए। और हम ये भी मानते हैं कि अगर बच्चा कोई अपराध करता है तो वो बच्चे का उसमें अपराध नहीं होता है, वो समाज का उसमें अपराध होता है। जिस तरह का ये समाज बना है और जिस तरह का समाज में ये व्यवस्था बनी है, अमीर गरीब की, एक के पास साधन संपन्न हो रहे हैं, दूसरे के पास साधन संपन्न नहीं हो रहे हैं, तो इसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो गरीब पर पड़ रहा है, तो वो अमीर घर के बच्चे को भी पड़ रहा है और उसका भी ये है। तो जहां तक बेल की बात है, मुझे नहीं लगता है, हम तो हमेशा ही बोलते हैं कि बेल सबसे पहले देना चाहिए और जेल तो अंत में ही होना चाहिए। तो ये मैं इसी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही शकील भाई, आपको लग रहा है कि आपको फिर से जुड़ना पड़ेगा। इस बीच हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। हम चाहेंगे कि अमित श्रीवास्तव जी की
मैं किस पर टिप्पणी भाई अमित जी, अगर बच्चा नाबालिग है तो उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, और अगर लाइसेंस नहीं है तो वो गाड़ी कैसे चला रहा था? और गाड़ी चला करके बिना लाइसेंस के, क्योंकि अगर वो गाड़ी चला रहा है, उसके साथ एक्सीडेंट हो रहा है और उससे हत्या सीधे सीधे हो जा रही है, तो इसमें तो और तरह के भी उसके ऊपर कांड बनते हैं। और वहां पर 300 शब्दों का निबंध लिख करके और उसको छूट दे दी जाती है। इस पर आपकी टिप्पणी, इसकी पूरी न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी? अनम्यूट कीजिए। आपको पहले जी नमस्कार और बहुजन संवाद को जो आपने इस विषय पर मुझे बुलाया, थैंक यू। बेसिकली जो जुवेनाइल का लॉ है और खासतौर पर जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल एक्ट है, उसमें सेक्शन 199A ये क्लियरली डायरेक्शन देता है, ये बताता है कि अगर कोई भी जुवेनाइल और किसी तरीके का ऑफेंस कमिट करता है तो उसके पेरेंट्स खासतौर पर और उसके जो गार्जियन है वो जिम्मेदार है। और इस केस में भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि वो सारी जिम्मेदारियां वो गार्जियन की है, जिस तरीके से एक किसी नाबालिग को और ये कोई भी जिस तरीके से गाड़ी दे देना और ऐसी चीजें प्रोवाइड कराना जो कि वो उस चीज को नहीं वो कर पाएगा। लेकिन आज स्थिति ये कि जो हमने केस पढ़ा और देखा उसके अंदर में कि थाने के अंदर में उसको उसका स्टेटस देखते हुए उसको पिज्जा खिलाया जाता है और फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक ऐसे लिखवा देती है कि जी ये किस तरीके से आपने किया, और जो 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 पूरा प्रोसेस है उसको मतलब उसको ये महसूस नहीं कराया गया कि एक्चुअल में जो उसने कमिट किया है, जो उसने ऑफेंस कमिट किया है वो कितना भयावह है। एक ऐसे लिखा के और छोड़ देते हैं। ये बात ठीक है कि बेल सबका राइट है, लेकिन जो चर्चा का विषय इसलिए बना कि जिस तरीके से जो एक ड्रामा किया गया पूरा, और जिस तरीके से ये बड़ा बहुत मतलब समझने से वो है पर है, क्योंकि इस तरीके से लॉ नहीं चलता। लॉ तो सबके लिए बराबर है और खासतौर पे जो जुडिशरी है सबके लिए एक जैसा काम करती है। अब हमने ये भी देखा, हमने ये भी महसूस करा कि जिस तरीके से एक जो वहां पर जो पब था, जिस पब में उन फ्रेंड्स के साथ में उसने जो अल्कोहल लिया, जो भी कुछ किया, तो उसका बिल वो पेड करते हैं सीसीटीवी फुटेज का, और मैंने रिपोर्ट देखा 48,000 समथिंग का। समझ लीजिए कि 48,000 का एक 17 साल का बच्चा वो शराब पी के जाता है और एक इनोसेंट लोगों को, जो कि बेचारे 20 साल के बच्चे होंगे जो इंजीनियर के होंगे, उनको कुचल दिया जाता है जिस तरीके से। तो ये मुझे लगता है कि इस पर ऑलरेडी लॉ है, और खासतौर पर इसको जिस तरीके से जो सरकार के श्रेय में और जिस तरीके ये सब किया गया, और क्योंकि हम जानते हैं कि उसका रिपोर्ट हमने देखा कि वो बहुत बड़े बिल्डर का बेटा है, और वो लोग पैसे से वो सारी चीजें सिस्टम को मैनेज करे। तो ये एक दुख की बात ये है कि आज स्थिति ये है कि हम अगर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हम इस चीज को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक बराबर है। लेकिन जहां पर अब हम देखते हैं ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि लॉ और जस्टिस सबके लिए बराबर नहीं है। तो ये बड़ा दुखदायी है। और खासतौर पर जो एक्ट है, मैं आपको बताऊं, वैसे इसके अंदर में सेक्शन 5 है मोटर व्हीकल एक्ट, और सेक्शन 3 है जो कि क्लियरली बोलता है कि कोई भी नाबालिग बच्चा या किसी भी तरीके से जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता है। अगर ड्राइव करता है तो उस पर फाइन है। और वैसे जुवेनाइल एक्ट में भी सेक्शन 78 आई थिंक है, तो उसके अंदर में क्लियरली लिखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने जो बड़ा गार्जियन है, अगर अपने बच्चों को कोई ऐसा एक्ट करने पे मजबूर कर रहा है तो उस पर 1 लाख की पेनल्टी है और उस पर सजा भी है। तो इस तरीके से जिस तरीके से पूरा एक एक्ट है हमारे पास में, लॉ है, लेकिन उसको एप्लीकेबल करने के समय में जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं लॉ को, तो ये बड़ा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एक स्वस्थ समाज के लिए। एक बराबर जो हम समझते हैं उसके लिए बड़ा खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि इस पर इस पर्टिकुलर ये जो आया है न्यूज है, इस पर इवन गवर्नमेंट को इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। जिस तरीके से किसी की हत्या कर देना और उसके परिवार और वो उसको
फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलता है उसको वहां पर, तो वो बड़ा सदमेदार चीज है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अब हम चलते हैं बंगाल। बंगाल से भी जो चीजें निकल के आ रही हैं कि वहां पर भी न्यायपालिका की जिस तरीके से पूरी धज्जियां उड़ा रही हैं, और हमारे न्यायाधीश महोदय, एक न्यायाधीश महोदय और सीधे सीधे इस्तीफा देकर के आते हुए हैं, और फिर एक सांप्रदायिक राजनीति में वो जो सो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। हमारे साथ नहीं, ये शकील अहमद साहब जुड़ गए हैं। हम चाहेंगे कि शकील अहमद साहब अपनी पर टिप्पणी रखिए कि बिना लाइसेंस के वो गाड़ी चलाना, और गाड़ी चलाने के बाद एक तो यही अपराध है, और उस गाड़ी से हत्या कर देना दो दो इनोसेंट लोगों का, और फिर उसके बाद बिना किसी उसकी पृष्ठभूमि देखे, बिना अब खाली वो अपना जुगनाइल है ये इसलिए उसको निबंध लिखवा करके छोड़ देना, तो भाई ये कैसा न्याय हो रहा है मैं शकील पहले साहब? तो ये मैं आप लोगों से क्षमा चाहते हुए ये मैं पहले देना चाहता हूँ कि जो आप लोग बोल रहे हैं कि हत्या किया है बच्चे ने और ये बच्चा है, तो हत्या तो नहीं किया है, कानून में उसको हत्या नहीं बोला जाता है। दूसरा है कि मैंने पहले भी बोलते हुए ये साफ तौर पे कहा है कि बच्चे अगर वो बच्चा है तो अगर बच्चे ने कोई अपराध किया है ये कहा जाता है तो वो पूरा समाज उसके लिए दोषी है, और इस पूरे समाज को किस तरह से करेक्शन करना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए, और उसके बारे में क्या एक्शन हो सकता है वो देखना चाहिए। सिर्फ ये बच्चे को जेल में भेजना और उसको क्यों बेल दे दिया गया और उस तरह से, तो वो मैं उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। तीसरा है कि हम जब तक वो अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है, हम हर एक मामले में बोलते हैं कि अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तो कोई भी अपराधी नहीं है। हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हम सुनी सुनाई बातों पर ही चर्चा करते हैं, और हमने ये सब, लेकिन वो बच्चे ने अपराध किया है या नहीं किया है वो भी हमें मालूम नहीं है। तो ये मीडिया ट्रायल चल रहा है हमारे तरफ से बच्चे के खिलाफ, तो ये मैं उसको इस तरह से भी देखता हूँ। बाकी जो समाज में गैर बराबरी है, कानून का जिस तरह से गलत उपयोग होता है, जिसके पास प्रतिष्ठा है, पैसा है, उसके लिए कानून उसके फेवर में काम करता है, ये इन बातों से मैं सहमत हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि पूरी न्याय व्यवस्था, अभी यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ये बच्चे को इस तरह से छोड़ दिया गया है, लेकिन आप दूसरा कॉन्ट्रास्ट देखिए कि किस तरह से बेल दिया नहीं जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नाम पर बेल नहीं दिया जाता है, यूएपीए के नाम पर बेल नहीं दिया जाता है, अलग अलग जिस तरह से भी है कि पूरी तरह से जेल में बंद करके रखो। तो ये पूरी व्यवस्था जो है, सत्ता किस तरह से कानूनों का खेल खेल रही है, और न्यायाधीश उसका कल मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हुआ, आज जो है ये हेमंत सोरेन का उसको चुनाव प्रचार करने के लिए आखिरी फेज रह गया, चुनाव प्रचार करने के लिए उसको मौका नहीं दिया। आज उसका टेक्निकल ग्राउंड पे उसका बेल तो नहीं था, इलीगल अरेस्ट है, उसको रिजेक्ट किया गया, और पूरी तरह से उसमें जुडिशरी की गलती है। जब उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में एप्लीकेशन किया था बेल के लिए या इलीगल अरेस्ट के लिए, तो झारखंड हाईकोर्ट ने 3 महीने लिए उसको ऑर्डर रिजर्व करके रखा, और 3 महीने तक उसको ऑर्डर नहीं दिया। तब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि देखो ऑर्डर नहीं कर रहे हैं वो, और फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो हाई कोर्ट ने उस पर जो है ऑर्डर दिया और बेल रिजेक्ट किया। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये पूरा मैं तो यही मानता हूँ कि बहुत सारे जज और ये सब जो न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, उनको संविधान क्या है, उसका मूल तत्व क्या है, उसकी ना तो संवेदना है ना उसकी जानकारी है। मुझे पता नहीं है उनको जानकारी कितनी है और वो इस तरह से राजनीतिक रूप से उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कानून यही बोलता है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता है कोई अपराधी नहीं होता है। अगर वो व्यक्ति अगर भाग नहीं जा रहा है या गवाहों को छेड़खानी नहीं कर रहा है तो उसको बेल देना ही चाहिए। तो ये सामान्य नियम है, उसका पूरे देश में पालन नहीं हो रहा है। जुडिशरी नीचे से लेकर ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट अगर बेल नहीं देगी तो नीचे की भी न्यायालय नहीं देगी, हाई कोर्ट भी नहीं देगा। तो ये पूरा व्यवस्था जो है, पूरी न्याय व्यवस्था पर बहुत ही गलत तरीके से न्याय व्यवस्था काम कर रही है। और जहाँ तक बच्चे का है, मैं बच्चे की तरफ से ही हूँ
कि उसको बेल मिलना ही चाहिए था। अभी मुझे पता चला है कि उसके पिताजी को भी अरेस्ट किया है, जो बार का मालिक है उसको भी अरेस्ट किया है, उनको 3-3 दिन की 2-2 दिन की रिमांड दी गई है। तो ये सब चुनाव प्रक्रिया, तो इसको बहुत ही मीडिया ट्रायल हमको नहीं चलाना चाहिए। हाँ, अमीरी गरीबी का तो ये जो का मसला है या फिर भेदभाव का मसला है, उसमें कई उदाहरण हो सकते हैं, उसमें बच्चे का उदाहरण पिक करने की जरूरत नहीं है। हम चारों तरफ देखेंगे तो भेदभावपूर्ण समाज है, तो उसको देखने की जरूरत है। और इसको मीडिया ट्रायल करके कैसे भी, अभी बच्चे को बेल मिल गई है तो उसको अंदर करो, तब सबको शांति मिलेगी और हम उसका प्रचार करेंगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शकील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने उसका जो मानवीय पक्ष है उसके ऊपर विस्तार से प्रभाव डाला। लेकिन सवाल ये उठता है कि समाज हमारा पक्ष भी है, ये जी लीगल पक्ष भी है, पक्ष भी है। जी लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो समाज की जटिलता है कि एक जगह तो निरपराध निर्दोष लोग जेलों में आजीवन बंद रह जाते हैं, उनको कोई पूछनहार नहीं है, और एक जगह यह है कि सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि वह बिगड़ा लड़का है। और ये बिगड़ा है तो ये इसके लिए भी समाज जवाबदार है, बिगड़ा भी है तो समाज जवाबदार है। इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है और समाज में जिस तरह से पूरा चल रहा है उसके लिए वो समाज जवाबदार है। तो आप, और ये जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है कि बच्चों को भी अपराधी बनाने की, 18 साल की उम्र थी उसको 16 साल करने, निर्भया के केस में वो बहुत गलत किया गया है, और उनको आप सजा देकर अपराधी बनाकर बड़े लोगों के साथ उनका ट्रायल चलाओगे और उनको जेलों में रखोगे, ये पूरी व्यवस्था गलत है और इससे एक अच्छा समाज और एक अच्छा भारत नहीं बनेगा। जी शकील भाई, जेलों में आप उसको मत रखिए जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है। लेकिन जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है, हमारी ये न्यायालय प्रक्रिया है कि ये तो मुकदमा खत्म ही नहीं होगा, पूरी जिंदगी बीत जाती है, मुकदमे का फैसला ही नहीं आता, मुकदमा चलता रहेगा, ट्रायल चलता रहेगा। हर एक को मर्डर के केस में भी पहले दिन भी बेल मिल सकता है, और कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि आपको अरेस्ट करना मैंडेटरी है। उसको नोटिस दिया गया क्या अरेस्ट करने के पहले क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई क्या, बहुत सारी कानूनी बातें हैं उसमें। और हमारा कानून ये बोलता है कि आपको गुनाह हुआ तो आप अरेस्ट करें। और आप ये जो बार बार ये बोल रहे हैं कि खुलेआम, मतलब ये मीडिया ट्रायल चला रहे हैं कि आपने सिद्ध कर दिया कि उसने अपराध किया है, वो न्यायालय सिद्ध करेगा, हम लोग को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है वो। ठीक है शकील भाई, शकील भाई, ऐसी हालत में देखिए तुम डाल हम पात, तुम डाल हम पात। अब हम चले गए अमिताभ दत्ता जी के पास। अमिताभ दत्ता जी, यह तो सीधी सी बात है कि ये जो कानूनी प्रक्रिया है इसमें किसी भी बच्चे से 18 साल से अपना कम उम्र का बच्चा है, उसके हाथ में आप गाड़ी चढ़ा दीजिए, आनंद तिवारी को रोता हुआ निकल जाए, मोदी को रोता हुआ निकल जाए, और उसके बाद होगी ये तो अपना जुवेनाइल कोर्ट है और ये समाज का है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो न्याय प्रक्रिया नहीं चलेगी, ऐसे तो विश्व चेतना नहीं बनेगा हमारे न्याय प्रक्रिया का। आपका इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी अमिताभ दत्ता जी? सबको नमस्कार, और आपने हमें बुलाए, मौका दिए बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। देखिए, मैं तो कानून के, मतलब ना मैं कानून के साथ कोई मेरा ताल्लुकात है, मतलब मैं ना लॉयर हूँ, ना मैं ये सिविल राइट प्रोटेक्टर हूँ, ना जुवेनाइल लॉ का कुछ काम करता हूँ। कॉमन सेंस जो कहता है, और पिछले कई सालों से हम लोग जो देख रहे हैं, ये बहुत नया कहानी नहीं है। इसके पहले एक तो फिल्म बना था जॉली एलएलबी, शायद आप जानते होंगे। तो वो तो जुवेनाइल नहीं है, एक एडल्ट ने कुचल दिया और उसके लिए जैसा कानून का प्रक्रिया हुआ वैसा तो हुआ। और हमारे फेमस फिल्म स्टार सलमान खान ने भी ऐसा कुछ था, जो गाड़ी से दारू पी के रात भर चलाने के समय किसी को कुचल दिया था, बहुत सारे लोगों को। और मैं पर्सनली जानता हूं, कलकत्ता में मेरा ही बहुत पहचान वाले एक फैमिली, उसका एक लड़का सुबह जो ड्रिल कर रहा था, वो आर्मी पर्सनल, उसी को कुचल दिए थे कलकत्ता में रेड रोड में।
ये शायद आपको याद होगा, बड़ा कहानी बनाता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिरयानी चेन है, उसको भी बेटा, जो मालिक है उसका बेटा, रात में दारू पी के गाड़ी चला के वो कुचल दिए दो फॉरेन नेशनल को, बांग्लादेश का दो आदमी को रास्ते पे खड़े थे, उसको मार दिया। ये हमारे देश में होते रहता है। सवाल है, जब जुवेनिल है 18 साल के नीचे, 16 से 18 या 16 साल के नीचे, जो भी हो, कानून जैसे बनता है। तकलीफ की बात है, कोई साधारण घर का लड़का, कोई गरीब घर का लड़का, कोई आपका मार्जिनल क्लास का जो लड़का हो, उसके हाथ में तो जागुआर कार, पोर्शे कार, ये तो मिलने का सवाल ही नहीं होते। अगर वो गाड़ी चलाते भी है तो ड्राइवरी करते हैं। अगर किसी के घर में आकर ड्राइवरी करेगा तो आप उसका देखेंगे, भाई आई कार्ड दो, तुम्हारा आधार कार्ड दो, ड्राइविंग लाइसेंस दो, कितना दिन गाड़ी चलाए। तो ये प्रिविलेज क्लास हमारा देश में ना केवल व्यवस्था को खरीद के रखा है, कानून व्यवस्था को मैं कह रहा हूं, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वोट नहीं है। कानून उसी के लिए है इस देश में जिसके पास पैसा हो। जो बड़े बड़े लॉयर है, कभी कभी एक एक राय आ जाता है, हम लोग देखते हैं, अरे बाप रे, कोर्ट रखवाला है इस देश में। द अदर पार्ट ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो सिस्टम को रखे हुए हैं। लेकिन बड़े लॉयर के पास जाने का ताकत इस देश में कितने लोगों के पास है? और जा भी गए कोई लॉयर, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, लीगल एड सेल है, वहां पर रखा हुआ है, कानून बहुत कुछ है, लेकिन जमीनी स्तर में कानून कितने लोगों को एक्चुअली रिलीफ देते हैं, ये तो आज सही है, हम लोग सब जानते हैं। तो कोई लड़का, अगर ये जो कांड हुआ था, अभी ये पोर्शे गाड़ी लेके दो लोगों को कुचल दिए है, लड़का दारू पी के, तो वो पब को मतलब सील कर दिया गया, जो मैं पेपर में देखा हूं, जहां पर बैठ के जुवेनिल बच्चा, मतलब बच्चा है, बच्चा ही कह रहे हैं, बच्चा तो है नहीं, बाप माँ 1 करोड़ रुपया का गाड़ी दे दिए, दारू पी के चला रहा है, उम्र से उसको बच्चा है, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है समाज में। कभी पार्लियामेंट में बात हुआ था वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के वजह से, सब वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, तब फॉरवर्ड क्लास, फिर प्रिविलेज क्लास, अपर क्लास, मैं कष्ट नहीं कर रहा हूं। तो ये सबका लड़ी और एकदम टॉयलिंग क्लास का लड़ी दोनों ही बराबर हो जाए, और ये भी आज का जो व्यवस्था है इसके भी लिए बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। जो फैमिली है वो कितना एरोगेंट एडामेंट फैमिली है, जो किसी को कुछ समझता नहीं। उसका बच्चा गाड़ी लेके चला गया, बाप ने दे दिया, माँ ने दे दिया, या खुद निकाल के चले गए, करोड़ रुपया का गाड़ी। तो मतलब हम लोग अगर घर से निकालते हैं, साथ में कुछ कीमती सामान है, तो बार बार देखते हैं भाई उसका ठीक ठाक हम उसका हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं। तो गाड़ी एक तो दे दिए, हाई स्पीड कार, जिसका करोड़ों रुपया में जिसका वैल्यू है, लाख का तो जमाना आज खत्म हो चुका है। ये जैसे बात है। दूसरा, हमारा कानून सिस्टम में हम वेस्टर्न कानून को हम फॉलो करते हैं, जो आज ह्यूमन राइट है, हम मानते हैं ह्यूमन राइट, लेकिन जब तक वो सिद्ध ना हो जाए, वो चोरी किए, डकाती किए, रेप किए, उसको क्या करना चाहिए? उसको बहुत बेहतरीन रूप से उसको लाके, उसको मतलब हिफाजत करके उसको खिलाया पिलाया जाए। इसमें ये ह्यूमन राइट वाला भी, ये अनबैलेंस सिस्टम में चला गया। मैं समझता हूँ पूरा सिस्टम अनबैलेंस्ड हो गया। आज कानून भी आपका सामने खड़ा है, जो उसका हाथ में, खुद कानून का हाथ में हाथ करी है। मैं जो समझ रहा हूँ, सब लोग का ये समझ में आ रहा है। देखिए, ये पैसा का खेल है। ये बच्चा अगर 16 साल का है या 17 साल का है, हो सकता है क्लास 5 का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, सब में दिखा जाएगा वो 12 साल का है। हो सकता है, ये हमारा देश में तो चलते ही रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आपको अगर फर्जी आधार कार्ड मिलता है, आपका फर्जी जो कोरोना का वैक्सीन का रिपोर्ट अगर आपको मिलता है, फर्जी आपका सब कुछ मिलता है,
बंगाल में आप पूछ रहे थे, बंगाल में नौकरी भी सब फर्जी। जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास बीए पास आ गया, उसके पास एमए पास आ गया, बीएड आ गया, एमआईसीआर कॉपी उसका आ गया फर्जी, फर्जी उसका नाम में लिस्ट आ गया, 10 साल वो नौकरी कर रहा है। जो अनपढ़ आदमी है, हाई स्कूल का या मिडिल स्कूल का टीचर बन के उसको तनख्वाह मिल रहा है। पिछले कोर्ट ने कहा भाई तुम पैसा वापस दे दो, नौकरी उसको गया, फिर पैसा भी वापस दो। कलकत्ता हाई कोर्ट का है। जो जज ने ये दिया है, राय दिया है, लोग कहते थे वो भगवान है। जो आप तो हमारे लिए भगवान है। आज इतना भ्रष्टाचार है, इसके लिए बंगाल में ना कोई पॉलिटिकल अपोनेंट है, ना सोशल एक्टिविस्ट है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी उसका जो लीडर है उसका तो जो इमेज है कोई उसको कॉम्बैट नहीं कर सक रहा है। सही है, आपने भगवान है, आप ये पोल खोल दिए और सबको किए। वही जज जब उसका रिटायरमेंट टाइम आ गया तो वो इस्तीफा देके भाजपा का टिकट में चुनाव लड़ रहा है। वही काल आपका कानून अगर भाजपा ऊपर वाला ना करे, भाजपा फिर वापस आ जाए तो वही कानून मिनिस्टर बनेगा कल। वही सबके सामने कानून के बारे में बड़ा बड़ा लेक्चर देगा और वो कहेगा। देखिए अभी ये देश में जो चल रहा है, देखिए मैं बहुत पेसिमिस्टिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सही जो जगह है, आज जो लोग अपने संघर्ष कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसको करने दीजिए। संघर्ष करना तो आदत के ऊपर चलता है आपका, वो कभी मंजिल में पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे वो तो अलग बात है। लेकिन अभी जो सिस्टम चल रहा है, जिसको जहां जो मौका मिलते हैं, जो आदमी एक तो गाड़ी खरीद के बच्चे के ऊपर करोड़ रुपया का गाड़ी पोर्शे कार छोड़ देते हैं, तो पहली बात यह है उसके पास इतना सरप्लस धन है। हमारा देश में ये अलाउ करता है। वो चला गया, बच्चा लेके चला गया, 2 आदमी को मार दिया, जो मर गया हो तो मर गया, हो गया खत्म, वो उसका गया, फैमिली गया, दोनों जान चला गया है। अभी उसको सेटल करेगा, कैसे करेगा, नहीं करेगा। जज ने उसको छोड़ दी। लोग एक्टिविस्ट कहेंगे अरे भाई जुवेनिल है, बच्चा है। अरे कोई गरीब का बच्चा हिम्मत है कोई गाड़ी चला के मारे किसी को, वो सपना में सोच सकता है? नहीं सकता है। तो अभी कानून इनइक्वल कानून बन गया, इनइक्वल लॉ। गरीब के लिए कानून एक है, रईस के लिए कानून एक है। तो इस जगह पर भी हम लोग को पूरा चीज को समझना चाहिए, देखना चाहिए। और आपके लास्ट एक सेंटेंस मैं आपको कह देता हूं, जो हमारे अभी ये स्टेट में परिस्थिति बहुत गंभीर है। मैं पैन इंडियन आदमी हूँ, मैं कलकत्ता या बंगाल का बात ही मैं इसीलिए करता हूँ, थोड़ा देश का भी, पूरा जगह का, प्रदेशों का मैं खबर रखता हूँ, खुद भी चलते जाता हूँ, रहता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा तकलीफ जो है, यह कानून, सरकार भी कानून से नहीं चलता है। गवर्नमेंट समझ लिया, गवर्नमेंट का जो टॉप बस है वो समझ लिया है भाई कानून क्या है, हम पॉपुलर है, लोग हमको चुन के लाए, आपका जो मर्जी है करेंगे। ये बात सबके लिए है। देश में जो बड़े लोग हैं वो भी कानून को तो मानते नहीं है। आप जहां पर कानून आज देश में ना केवल लोगों के हाथ में, पीपल इन पावर, पॉलिटिकल पावर, मनी पावर एंड पोजिशनल पावर, कानून को तमाशा बनाए ये बात नहीं है। जो कानून के भीतर का आदमी है, हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट का जज, एक जज ने साबित कर दिया। और एक जज ने कहा रिटायरमेंट का समय, भाई मैं आरएसएस का आदमी हूं, जाके मैं आरएसएस करूंगा। अगर कल भाजपा हार गया तो कहेगा नहीं ऐसा बात हमने कहा नहीं। अगर आज भाजपा सत्ता में नहीं होता तो कहते नहीं जो भाई हम आरएसएस के आदमी हैं, तब वो एक्सपोज नहीं करते खुद को। तो यही सिस्टम आज चल रहा है। जिसका जो ताकत है, इसको वही ताकत के ऊपर में वो काम कर रहा है। ये देश तो आजादी के बाद देखिए कभी इस जो सिस्टम में हम लोग आ चुके हैं, हम लोग सब समझ रहे हैं। मैं बहुत पेसिमिस्ट बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना सही हम बताते हैं जी। हमारे साथ डॉक्टर सूर्यम साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सूर्यम, ये जो मुद्दा आया है सामने, ये सीधा सीधा प्रिविलेज का मामला बनता है
कि अगर वो नाबालिग बच्चा है तो उसको इतनी महंगी कार, हाई स्पीड कार पकड़ा दी गई और वो कार और वो कार से उसने ये 2 लोग मर जाते हैं और ये कहा जाता है कि अपना जमानत तो सबका अधिकार बनता है और अपना उसको बाहर छोड़ करके ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन क्या न्यायिक प्रक्रिया को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि ये क्या चीज है और इसका जिस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, एक तरफ प्रिविलेज क्लास है और एक तरफ ये दीनहीन लोग हैं, उनके लिए क्या अधिकार है, उनके लिए क्या कानून है? डॉक्टर सुनील अनम्यूट कर लीजिए। जी धन्यवाद तिवारी जी। मुझे एक बात तो ये कहनी है कि एक देश के अंदर 2 कानून, एक कानून जो अभी ड्राइवर्स के लिए बनाया था, जिसको लेकर के पूरे देश के ड्राइवर सड़क के ऊपर उतर गए थे। सरकार को रुकना पड़ा, सरकार उस कानून के साथ में आगे नहीं बढ़ी। तो एक बात मुख्य तौर पर ये है कि एक देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। एक अमीरों के लिए कोई कानून और दूसरा एक गरीबों के लिए कानून या आम जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए कोई कानून, ये नहीं हो सकता है। और ड्राइवरों ने जो ताकत दिखाई है वो इसलिए उन्होंने दिखाई थी कि उन्हें लग रहा था कि 10 साल का सजा का प्रावधान उसके अंदर, उस कानून के अंदर किया गया था। और यहाँ पर तो आपने देखा कि जो बात अभी अमिताभ दत्ता जी कह रहे थे कि बहुत आसान है ये फर्जी सर्टिफिकेट ले लेना और अपनी कम उम्र बता करके उसे छोड़ने के काम में लगाना। लेकिन आपको याद है इसके पहले भी ये हुआ था, है ना? ये आपको मालूम है कि इसके पहले भी ये हुआ था कि एक बहुत बड़ा जो फिल्मी एक्टर है उसने गाड़ी चढ़ा दी थी और उसके बाद में जो है समझौता, है ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया था। अब हत्या का कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, ये मंजू शास्त्री जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हत्या तो हत्या है, लेकिन हमने ये देखा है हमारे यहाँ पर यूनियन कार्बाइड का भी पूरा मुद्दा हुआ, जिसके अंदर हजारों लोगों की मौत हो गई और वहां पर भी भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के साथ में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का काम कर लिया और बाकायदा उन्होंने कहा ठीक है कुछ लोगों को पैसा दिलाने का काम करते हैं और अपराध खत्म हो गया। और इतना बड़ा यूनियन कार्बाइड का जो पूरा मालिक था उसको आपको मालूम है कि 2 साल की भी सजा नहीं हुई और उसके बाद तो अभी उसकी खैर नेचुरल उसमें मौत हो गई, लेकिन भारत सरकार ने बचा लिया, उस समय के चीफ मिनिस्टर ने उन्हें बचा लिया। तो हम लोगों का सवाल तो मुख्य तौर पर इसी बात को लेकर है कि गरीब के लिए एक कानून, अमीर के लिए दूसरा कानून। ये एक आम भारतीय को, आम नागरिक को इसे बर्दाश्त करने का काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि पुणे की जो सिविल सोसाइटी है उसके चलते जो एक दबाव बना है, मैं ये मान के चलता हूँ कि इतने आसानी से जो है छूटने का काम नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोगों ने बहुजन संवाद के अंदर इस कार्यक्रम को इसलिए किया है ताकि जो एक न्याय व्यवस्था है वो किस किस्म से इस देश के अंदर काम कर रही है इसके बारे में लोगों को, क्योंकि ये कोने के अंदर कहीं छप गया, बात खत्म हो गई। मैं तो अभी उड़ीसा के अंदर घूम रहा हूँ, यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो कानून यहाँ पर है, यहाँ एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनके एक पीएस हैं पांड्यन, वही सब कुछ तय कर देते हैं, जो वो कह देते हैं वही यहाँ पर कानून हो जाता है। हर जगह पर इसी तरीके की स्थिति पूरी बनी हुई है। तो हम ये केवल कहना चाहते हैं कि कानून जो है देश के अंदर हर नागरिक के लिए, हर भारतीय के लिए, 142 करोड़ लोगों के लिए एक ही किस्म का कानून है। जब आईपीसी, सीआरपीसी एक ही है, भारत के अंदर संविधान एक ही है। और जो नेता ये वाली बात करते हैं वो तो यही बात करते हैं ना कि 1 पार्टी 1 लीडर, 1 पार्टी 1 मार्केट, वो तो तमाम किस्म से हर समय यही वाली बात करते हैं। तो फिर कम से कम उन्हें कानून जो है वो इस जो है कम से कम कानून को लागू कराने के लिए हमारे जो गृह मंत्री हैं वो गृह मंत्री तमाम किस्म के बयान देने का काम करते
चाहते हैं, है ना, अमित शाह जी, लेकिन जो है वो इसके ऊपर कुछ वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बात आप अच्छे तरीके से आप जानते हैं, जगह जगह ऊपर हर तरीके का वो बयान देने का काम करते हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न है जो कि गृह मंत्रालय के साथ ही, क्योंकि गृह मंत्रालय ही वो जो कानून के अंदर जो चेंजेस थे, है ना, उसके अंदर गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय उन्होंने ही मिलकर के उस कानून को लेके आने का काम किया था, और उसी के को जो है एक तरीके का मखौल पुणे की घटना के माध्यम से उड़ाया जा रहा है। तो इसी बात को हम लोग जो है हाईलाइट करना चाहते हैं कि कानून एक हो और एक ही तरीके से काम करे। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून काम नहीं करना चाहिए, जैसा इस समय देश के अंदर देखने में आ रहा है। जी तिवारी जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। अब हम चलते हैं मंजू शास्त्री जी के पास। आप तो मंजू जी ये किंडर ला है खास करके, और यह जो इस तरीके का बिल्कुल प्रिविलेज है, ये है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अरे कोर्ट का ट्रायल ही क्या करता है? कोर्ट के ट्रायल में कहाँ मुकदमों का फैसला होता है, कहाँ क्या होता है, कैसे? और इस तरीके से जैसे हम जो तो तुम डाल डाल हम पात पात, जो भी नियम कानून बना है भारत में, तो नियम कानून बनने से पहले उसको तोड़ने की अपना प्रक्रिया अपना वो ढूंढ लिया जाता है। ऐसी हालत में एक बच्चा वो बालिग है नाबालिग हो तो अलग की बात है, लेकिन अगर वो हाई स्पीड कार चला रहा है तो ये तो अपने आप में दंडनीय अपराध है। और दारू पी करके, दारू सबको पिला करके, कंपनी के साथ दारू पीता है, सबको पिला करके और लेकर के सड़क पर लेकर चल रहा है, और ओके ये तो हादसा हो गया, हत्या नहीं है। तो वकीलों के लिए वकालत करने के लिए उसके उसके ये पक्ष के वकीलों के लिए तो मामला ठीक है, लेकिन आम आदमी के पक्ष की जब हम वकालत करना शुरू के लिए हम खड़े होते हैं, तो फिर ऐसी हालत में आप उसको कैसे देखती हैं मंजू जी? इनके साथ क्या होना चाहिए ऐसे केसेस में? जी बहुत बहुत धन्यवाद हम बहुजन संवाद के साथियों को। बहुत सारी बातें आ गई हैं, तो हम सारी बातों को समेटते हुए हम आगे बढ़ते। इसमें देखिए, अभी सुनीलम जी ने एक प्रश्न किया कि क्या 302 में सुलह हो सकती है, तो मैं बता दूं कि सीआरपीसी की धारा 320 है और उसमें चार्ट बना हुआ है, एक भाग अलग है, दूसरा भाग अलग है, 2 भाग में चार्ट। तो जो पहला भाग है उसमें उन दफाओं का उल्लेख है जिसमें कोई भी व्यक्ति सुलह कर सकता है, और जो दूसरा भाग है उसमें उन अपराधों का उल्लेख है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट उसमें सुलह की जा सकती है। तो पूरे दोनों ही भागों में हम देखते हैं तो कहीं भी हीनियस क्राइम, चाहे वो 307, 302 हो, 308 हो, कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है कि ऐसी कोई भी किसी भी माध्यम से विदाउट कोर्ट की परमिशन या विदाउट परमिशन सुलह नहीं की जा सकती है। और यहाँ तक भी आप देखिए कि मैट्रिमोनियल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है और हमारी सरकार ने भी तमाम बना रखे हैं सुलह समझौता केंद्र कि फर्स्ट मोशन में सुलह, फिर दूसरे मोशन में सुलह, फिर तीसरे मोशन में 3 बार मौके दिए जाते हैं सुलह करने के लिए, और हर मामला मीडिएशन में रिफर होता है एफआईआर दर्ज होने के बाद भी और चार्जशीट लगने के बाद। लेकिन हो क्या रहा है कि 498 एक दहेज उत्पीड़न के मामले को धारा 320 में सुलह लायक नहीं पाया गया है। तो होता क्या है कि मीडिएशन में तो सुलह हो जाती है कि भाई हम पक्षकार सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं तो उसमें वादी या पीड़िता जिसने भी रपट दर्ज कराई है उसको अपने बयान से मुकरना पड़ा है। वो कहती है कि नहीं मुझसे दहेज नहीं मांगा गया, उसका बाप या जो भी रिपोर्ट करता है वो कहता है कि नहीं हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं है, हमने सुना था इसलिए हमने ऐसे कर दिया। तो ये इतना कंट्राडिक्टरी स्थिति है कि एक तरफ आप कहते हैं कि अगर पहले किसी ने कह दिया कि मेरे साथ ये अपराध हुआ और कोर्ट में अगर आकर के वो हॉस्टाइल हो जाता है तो उसको पनिश किया जाए, 340 में इंक्वायरी हो और उसको पनिश किया जाए। और दूसरी तरफ 498 को अगर आपने बनाया भी है, कंपाउंडिंग बनाई है ना उसको, आपने उसको कंपाउंडिंग बनाया नहीं है और सुलह समझौता केंद्र में आप सुलह करवा रहे हैं। तो ये एकदम हौच पौच की स्थिति।
अच्छा, अब अगर हम अपने इंडिया कानून पर अगर हम दृष्टिपात करें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा जो कानून है वो इंसान से ज्यादा महत्व पूंजी को देता है, पैसे को देता है, इंसान को महत्व नहीं देता। रुपए की चोरी अगर करते हुए कोई आदमी पकड़ा जाता है तो वो दफा गैर जमानती है, उसकी जमानत खारिज भी हो सकती है और सजा भी 7 साल। लेकिन अब 2 लोगों को कुचल दिया तो उसको इन्होंने जमानती बना रखा है, ये कह करके कि वो उतावलेपन में उसने जा करके कुचल दिया या कुचला गया, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, अटेम्प्ट टू मर्डर का उसका कोई इंटेंशन नहीं था, कल्पेबल होमिसाइड का कोई मंशा नहीं थी, वो एक हादसा हो गया, इसको जो है उसको जमानती दफा बना दिया गया। और 304 ए जो दफा लगती है ऐसे केसेस में, उसमें 2 साल की सजा है या जुर्माना है या दोनों है। पनिशमेंट भी आप देख लीजिए, 2 साल, 2 लोगों की जान चली गई, अगर मान लीजिए सजा भी हुई तो 2 साल, उसके ऊपर नहीं जा सकता। अब जहां तक रही कि नाबालिग की बात है तो सवाल ये उठता है कि इस पे अमेंडमेंट क्यों नहीं होता है कि अगर नाबालिग व्यक्ति भी, लड़का भी अगर कोई अपराध करता है तो उसे क्यों उसको गाड़ी दी गई, क्यों उसको अधिकार दिया गया, क्यों उसने चलाया? तो इसके लिए भी जो व्यक्ति जिम्मेदार हो, जिसने कि उसको इसमें मंजू जी सुपुर्द किया गाड़ी। मंजू जी 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 मंजू बोलिए। जी, आप ये निर्भया, इसमें मैं कह रहा हूँ निर्भया वाले केस के अंदर ये जो इसी तरीके से नाबालिग वाला आड़ लड़के को छोड़ने की बात थी, और तब ये सवाल आया कि नाबालिग जो है, ये देखा गया कि इस एज के लोग ज्यादा अपराध कर रहे हैं, जो एक सर्वे भी आया है उसके अंदर ही आया है, तो वो भी एक बहस का एक बिंदु है बड़ा। जी बिंदु है, इस पर जागृति जी बोल चुकी है निर्भया पर, इसलिए हमने निर्भया को टच नहीं किया। लेकिन यहाँ भारत में क्या होता है कि जब कोई घटना घटती है उसके बाद कानून बनते हैं, इससे पहले कोई नहीं सोचता है कि 2 व्यक्तियों की जान चली जा रही है और आपने 2 साल तक की मैक्सिमम सजा बना रखी है, और वो व्यक्ति जो उसको गाड़ी सुपुर्द करता है उसको कहीं आप इन्वॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट केवल कहते हैं फलाना आदमी चला रहा था। अब जुवेनाइल पर भी हम आते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बना हुआ है हमारे यहाँ, जहाँ की 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जुवेनाइल मान करके उनका ट्रायल होता है। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक क्लास, निर्भया कांड के बाद एक क्लास, एक धारा बनी 15, उसमें यह है कि यदि बच्चा 17 और 18 के बीच का है और उसने कोई अपराध कर दिया है तो उसकी प्रिलिमिनरी जांच होगी कि क्या उसकी मना स्थिति 18 साल से कम बच्चे की थी या एक उसका एक्ट जो है उसने जानबूझ करके ये अपराध किया। और जब न्यायालय होल्ड कर देगी कि नहीं, ये इस बच्चे की मानसिक स्थिति ऐसी थी कि इसको जुवेनाइल होल्ड किया जा सकता है, तो जुवेनाइल कोर्ट में केस चलेगा। और अगर उसकी मानसिक स्थिति भले वो 18 से कम का ही है, लेकिन अगर उस मानसिक स्थिति में मैच्योर है, वो हर बुरे बुरे बात को समझ सकता है, अपराध को समझ सकता है, तो बावजूद उसने अपराध किया है तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसका केस नहीं चलेगा। अब ये जो प्रकरण जो सामने आया है, इस पर मैंने देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं कि मैं सिर्फ सुना है, मैंने इसको स्टडी नहीं किया है, लेकिन इस केस में जमानत की जहां तक बात है, देखिए जमानत तो होनी है क्योंकि 304 ए जो है ये जमानती दफा, सशर्त जमानतें भी हुई है हमारे न्यायालय में। शर्त में आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, आप पुलिस को कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, आप न्यायालय में उपस्थित रहे और गवाहों को आप टेम्पर नहीं करेंगे, इस तरह की शर्तें तो लगी हुई हैं कई केसेस में। लेकिन ये एक सियासत हमको लगती है कि इन्होंने जो है एक जमानत का मंजू जी बात ये भी है ना कि आप मनीष सिसोदिया के मामले में नहीं हो रही है जमानत, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जाती है, हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जाती है।